नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने इसके पिछली क्लास में आपको फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताया था, जिसको प्यार से स्यूडो ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर आपको याद हो तो हमने आपसे कहा था कि हम सभी लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ हुआ और एग्जाम्पल हुआ या कैरेक्टरिस्टिक हुआ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज मैं उसी को बताऊंगा। और हमारे पास कुछ बच्चों का कमेंट्स आया कि सर आप थोड़ा सा लॉग का, मैथ का या फिर इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट का या डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट का इतना बता दीजिए ताकि बायो वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज मैं आपको ये सारी बातों को एक्सप्लेन करूंगा, इन सारी बातों को एकदम से क्लियर करूंगा कि आखिरकार बायो वाले बच्चे जितने भी रहते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम अगर आप सभी लोग इस क्लास को देखेंगे तो 100% दूर हो जाएगी। और आप इतना ही समझिएगा, कोई भी चीज़ रहेगा आपको जो अब मैं बताने चल रहा हूँ थोड़ा सा आप बस समझिएगा। बस मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि हम सभी लोग अभी तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में याद होगा बहुत सारे फॉर्मूलों को डेरिवेट किए थे। तो आप एक काम करिए, उन सभी फार्मूलों को एक एक करके लिखना चालू कर दीजिए। शायद आपको याद हो, मैं हर एक टाइप का फार्मूला आपको बताया था, लिखवाया भी था। तो फिर से आप ध्यान देंगे, चैप्टर का नाम आपका है केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज आप सभी लोगों को, हम सभी लोग लॉग का हुआ, इंटीग्रेशन का हुआ, डिफरेंशिएशन का हुआ या मैथमेटिक्स जो आपके यहाँ फिजिक्स या केमिस्ट्री में जहाँ तक यूज़ आती है वो बात आपको मैं सिखाऊंगा और आप करेंगे भी। बस आप शुरू से लेकर अंत तक लगे रहिएगा। लेकिन फिलहाल पहले हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं एकदम अच्छे से। तो देखिए, जो जो फॉर्मूला आप पाए थे, एक एक काम करिए, आप पूरे फॉर्मूले को लिखते चले जाइए। पहला फार्मूला आपको ये मिला था, या इसी को हम सभी लोग कहते थे के ए नॉट माइनस क्या कहते थे, यक्स कहते थे। ये आपका पहला फार्मूला था। दूसरा, अगर आपको याद हो, फार्मूला आपके पास मिला रहा होगा, ये आपका पहला फार्मूला है, याद रखेंगे। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं क्या सारी चीज़ें एकदम क्लियर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्योंकि बच्चों की अक्सर ये प्रॉब्लम थी कि सर कुछ चीज़ें आप बोर्ड में क्लियर नहीं दिखाई देता। तो थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ऐसा है कि क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मैं देख के आया तो क्लियर ही है। तो ये आपका पहला एक फॉर्मूला था, आपने इससे देखा था। दूसरा, रेट से रिलेटेड आप देखे होंगे, ए नॉट रहा होगा, के ए नॉट ई की पावर माइनस के टी रहा होगा। तीसरा आपको याद होगा, एक फॉर्मूला मिला हुआ था लॉग में, जब बेस ई था तो कहीं ना कहीं ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल था लॉग ए नॉट माइनस क्या था, के टी था। चौथा फॉर्मूला आपको मिल रहा होगा ए टी इज इक्वल ए नॉट ई की पावर माइनस क्या था, के टी था। आपको ये फॉर्मूला मिल रहा होगा। पांचवा, अगर आप ध्यान देंगे तो आप सभी लोगों को ये मिलेगा एक्स इज इक्वल ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस में क्या था, के टी था। ये फार्मूला मिल रहा होगा। छठा, अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज में आया था वो ये आया था k इज इक्वल 2.303, और यहाँ पर आपने टी रखा था, लॉग बेस 10 था, ए नॉट बाई क्या होता है, ए नॉट माइनस एक्स होता है, आपने ये देखा था। सेवेंथ फार्मूला आपको याद हो तो हाफ लाइफ टाइम के बारे में देखे थे, 0.693 बाई क्या होता है, के होता है। आप इस तरह से हाफ लाइफ टाइम के बारे में फार्मूला देखे थे। मैंने लगे हाथ आपको लाइफ टाइम के बारे में बता दिया था कि इसका इनफाइनाइट होता है, कोई फार्मूला नहीं होगा। एट्थ जो फार्मूला आपके पास था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, और अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे तो आप कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ये फार्मूला पाए थे, 1 माइनस ई की पावर क्या, माइनस के टी पाए थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ तो शायद आप सभी लोग इतना फार्मूला जाके मिला हुआ होता है किसमें, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में।
और जो आपने रिएक्शन लिखा था आप उस रिएक्शन को भी नोट कर लेंगे भाई। थोड़ा सा आप रिएक्शन जरूर नोट करेंगे। कैसे नोट करना है, याद होगा हमने रिएक्शन में लिखा था रिएक्टेंट हमारे पास ए है, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम सभी लोग टाइम इज इक्वल 0 करते हैं तो कंसंट्रेशन ए नॉट यहाँ पे 0, टाइम इज इक्वल टी करते हैं तो ये आपके पास x और ये आपके पास ए नॉट माइनस एक्स जो किसके इक्वल होता है ए टी के। आप सभी लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इतना फार्मूला मिला होगा। मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी बताया है कि हम इन फार्मूलों को कैसे डेरिवेट करते हैं। अब हम हर एक फार्मूले पर ग्राफ बनाने की बात करेंगे और आप कैसे बनाएंगे उसे ज़रा हमारे द्वारा आप सीखिए। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि सबसे पहला जो ग्राफ है वो आप सभी लोग लिखेंगे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। इसके लिए आप देखिए जो फॉर्मूला होता है, पहला ही जो फॉर्मूला था रेट इज इक्वल, अगर आपको याद हो कंसंट्रेशन ऐसे पावर क्या था 1 था, यहां भी रेट पर पावर क्या है 1 है। y इज इक्वल आप mx से कंपेयर करेंगे तो y एक्सिस पे रेट आ जाएगा, x एक्सिस पे कंसंट्रेशन आ जाएगा, और रही बात स्लोप m की तो वो किसके इक्वल हो जाएगा k, और ये आपका होता है क्या भाई रेट कांस्टेंट। ग्राफ आप कैसे बनाएंगे जरा देखिए, ग्राफ बनाने का भी तरीका सीखिए आप। यहां पर आप सभी लोग लिखेंगे रेट और यहां पर आप सभी लोग क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब यहां पर आप देखो 0 कंसंट्रेशन है, वैसे आप नॉर्मली बताइए कि अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, क्योंकि ये कंसंट्रेशन किसका है रिएक्टेंट का है, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 रहे तो रेट भी क्या होगा 0, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है नहीं देख लो कंसंट्रेशन यहां 0 कर दो आप तो रेट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए रेट भी बढ़ता जाएगा, इस वजह से इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और वो स्ट्रेट लाइन में क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल mx को फॉलो कर रहा है। मैं आशा करता हूं ये आपको पहला ग्राफ समझ में आया होगा, बात समझ में आई, ठीक है। अब आपको हम दूसरा जो ग्राफ बताने चल रहे हैं आप उसको भी आप अच्छी तरीके से देखेंगे। सेकंड वाला जो ग्राफ है वो क्या है आप उसे देखें। सेकंड वाले ग्राफ में आपसे मैं बस कंसंट्रेशन को हटा के क्या लिख देता हूं टाइम। ये ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे टाइम से। आप बताइए सेकंड वाला जो फॉर्मूला है R इज इक्वल क्या है K ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। आपको याद होगा मैंने एक बात बोला था कि अगर ई की पावर कुछ भी रहे तो हम उसे एक्सपोनेंशियल टर्म में स्टडी करते हैं। तो यहाँ रेट और टाइम के बीच में देखिए कैसा रिलेशन होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। पहली बात आप ये बोलेंगे यहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, वो एक्सपोनेंशियल बनेगा। और वो भी कैसे बनेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आपको याद हो मैंने इसके पहले वाली कुछ क्लास में हो सकता है आपको बताया गया था कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वेरिएबल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ चेंज करता है। शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहता है और लास्ट में कम होता चला जाता है। तो आप सभी लोग इस बात को आप याद रखेंगे, स्टार्टिंग में देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और जब आप सभी लोग रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे बोलिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे स्टार्टिंग में ज़्यादा रहेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में घटता चला जाएगा। ग्राफ हमको एक्सपोनेंशियल बनाना है, तो इनके लिए अगर आप सभी लोग y इज इक्वल mx की बात करेंगे, देखो y है ये आपके पास k नॉट एक टाइप का m हो गया, ये x हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए x एक्सिस पर आपका e की पावर माइनस के टी है। तो कुल मिला के आप बात समझेंगे, x एक्सिस पे हम सभी लोग टाइम को रखेंगे और y एक्सिस पे हम सभी लोग किसको रखेंगे रेट को। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसी फॉर्मूले में अगर t इज इक्वल 0 कर दूं तो e की पावर 0 हो जाएगा, और किसी की भी पावर अगर 0 हो जाएगी तो वो वैल्यू में 1 आ जाती है। नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिए, r इज इक्वल के ए नॉट ई की पावर क्या हो जाएगी 0, 0 मतलब 1, तो r इज इक्वल क्या हो जाएगा के ए नॉट आ जाएगा। मतलब जब आप टाइम 0 रखेंगे तो जो रेट रहेगी वो रेट आपका किसके इक्वल होगी, के ए नॉट के इक्वल होगी, ठीक है। जब आप टाइम बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगा बताइए,
कम होगा, और वो भी कैसे कम होगा, एक्सपोनेंशियल पैटर्न में कम होगा। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ चाहे जो भी होता है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, वो घटता जाएगा घटता जाएगा। स्टार्टिंग में देखो बड़ी तेजी से घटा हुआ है, फिर थोड़ा धीरे धीरे ऐसे होगा। तो आप सभी लोग ऐसे आप बोलेंगे, बात समझ में? यानी स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन बड़ी तेजी से कम होता है, फिर धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, कम होता है, लेकिन कम होता जाएगा, याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कभी भी टाइम को टच नहीं करेगा। टाइम को टच करने का मतलब है उस टाइम पर कंप्लीट हो जाना, और मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है। ये ग्राफ आप सभी लोग जानते रहेंगे, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, तो आप सभी लोगों को ये चीज पता चलना चाहिए। तीसरा जो ग्राफ आपके पास है, आप बनाना चाहें तो आप सभी लोग ऐसे बना सकते हैं। क्या, जरा आप ध्यान देंगे। तीसरा फॉर्मूला आप देखिए, तीसरे फॉर्मूले के हिसाब से आप सभी लोग जो ग्राफ बनाएंगे वो किसके किसके बीच में बनाएंगे, लॉग A0 माइनस एक्स और टाइम के बीच में। ठीक, तो फॉर्मूला एक काम करिए, आप लिखिए पहले, लॉग A0 माइनस एक्स इज इक्वल लॉग A0 माइनस KT। इनको कंपेयर करिए, y इज इक्वल C माइनस क्या हो जाएगा, mx। मैंने आपको यही हमेशा बोला है, y इज इक्वल क्या हो जाएगा, C माइनस क्या होगा, mx होगा। अब यहां पर आपको टाइम और इनके बीच ग्राफ बनाना है। जरा बताइए, ये x की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ x की पावर 1 है, तो यहां पर भी क्या ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर e की पावर x आता है तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर e की पावर x कहीं पर भी नहीं है, इसलिए एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। और y इज इक्वल C माइनस mx, ये स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे करना है, y एक्सिस पे बताइए हमको किसको रखना है, y एक्सिस पे हमको रखना है लॉग में जिसकी बेस e है A0 माइनस x, और x एक्सिस पे हमको किसको रखना है, टाइम को रखना है। थोड़ा देख लीजिए, x एक्सिस पे टाइम, तो ये जो m है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जो m है वो इक्वल हो जाएगा माइनस k के। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा आप इसे अच्छी तरीके से समझेंगे, पूरी बात समझिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप टाइम बढ़ाते हैं, सॉरी टाइम अगर मान लीजिए 0 कर दिए, तो टाइम अगर आप 0 कर देंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। जब ये पोर्शन 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू इनके बराबर हो जाएगी। मतलब 0 टाइम पर इसकी एक अपनी वैल्यू है, और वो जो वैल्यू होती है वो वैल्यू किसके इक्वल होती है, log A0 के होती है। और जैसे जैसे आप सभी लोग टाइम बढ़ाएंगे तो देखो ये वैल्यू बढ़ेगी। जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो इसमें से ये वैल्यू कम होती चली जाएगी फाइनली, तो आप बोलेंगे ये वैल्यू कम होता चला जाएगा इस तरह से। तो आप सभी लोग पूरी बात कर सकते हैं। और आपको मैंने क्या बोला, ये टच नहीं करना है, इसको टच नहीं करेगा क्योंकि कंप्लीट ही नहीं होता है। तो आप सभी लोग अगर यहाँ पर इसी के पैरेलल एक्स एक्सिस बना दीजिए, उसके रेस्पेक्ट में एंगल अगर थीटा रहे तो आप सभी लोग स्लोप भी निकाल सकते हैं टेन थीटा, जो m के इक्वल होता है और जो यहाँ पर माइनस k के इक्वल होगा। तो ये ग्राफ आप अच्छी तरीके से समझिए। इतना ही नहीं, जैसे मैंने तीसरे फॉर्मूले पर ग्राफ बनाया है, वैसे आप सभी लोग अगर चाहेंगे तो आप चौथे फॉर्मूले पर भी ग्राफ बना सकते हैं। आप फोर्थ फॉर्मूला लिखिए, तुरंत ग्राफ बनाइए। और ग्राफ बनाने का आपको मैं तरीका ही सिखा रहा हूं। फोर्थ फॉर्मूला किसका है बताइए, AT का है। तो आप बोल सकते हैं AT वर्सेस किसका, टाइम का ग्राफ। तो भैया आप AT का फॉर्मूला लिख लो, A0 है, e की पावर क्या है, माइनस KT है। अब आ गया e की पावर तो एक्सपोनेंशियल होगा, समझ रहे हैं ना। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल mx, y एक्सिस पे AT, x एक्सिस पे e की पावर क्या, माइनस KT। तो यहाँ पर m इज इक्वल क्या हो जाएगा, A0, जो कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक, अब आप ये बताइए, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका x एक्सिस पे टाइम रहेगा, y एक्सिस पे क्या रहेगा, AT रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर टाइम मैं 0 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए AT इज इक्वल A0 e की पावर 0, और किसी की पावर अगर 0 रहती है तो वहां पर आप कह सकते वैल्यू 1 होती है, तो AT इज इक्वल A0 आया। तो 0 टाइम पर कंसंट्रेशन जो है वो किसके इक्वल है, A0 के बराबर है। ठीक,
उसके बाद जब टाइम बढ़ेगा तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फाइनली जीरो नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन ही नहीं कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं ग्राफ बनेगा। और यहां पर आप बोलना चाहें तो ये आपका एक टाइप का कैसा हो गया, एक्सपोनेंशियल हुआ। आप इन सब चीजों को अच्छे से समझिए। ये फोर्थ ग्राफ हुआ। फिफ्थ अगर आप देखो तो फिफ्थ भी आप बना सकते हैं। फिफ्थ में थोड़ा सा चेंजिंग करना है, मैं उसको यहीं पे बता देता हूं, मिटाऊंगा नहीं। फिफ्थ वाला फॉर्मूला क्या है बोलो? फिफ्थ वाला फॉर्मूला है यक्स, पूरा फॉर्मूला आप लिख लीजिए, पूरा फॉर्मूला आप लिखेंगे। यक्स इज इक्वल कितना है बोलो? यक्स इज इक्वल है ए नॉट 1 माइनस ए की पावर क्या हो जाएगा बोलो? माइनस के टी। जरा देखो यहां पर भी ई का कॉन्सेप्ट आ गया तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही होगा। यहां पर आप यक्स रखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूं अगर यहां टाइम में जीरो कर दूं तो क्या होगा? ये पूरी वैल्यू जीरो हो, ये टाइम इज इक्वल अगर जीरो कर दोगे तो क्या होगा? तो ये वैल्यू आपका पूरा जीरो हुआ, ई की पावर जीरो मतलब 1, और 1 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। और जब 1 में से 1 माइनस करके जीरो पा गया और जीरो से ए नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या होगा? जीरो। मतलब इस सिचुएशन में टाइम अगर जीरो है तो यक्स की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो। ये तो यही बता रहा है, टाइम जीरो पे यक्स की वैल्यू क्या थी? जीरो थी। आप जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप टाइम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, वैसे वैसे देखो यक्स क्या होगा? बढ़ेगा। पर किस पैटर्न बढ़ेगा? एक्सपोनेंशियल पैटर्न बढ़ेगा। तो आप सभी लोग ऐसा ग्राफ पाएंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म में ये क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, आप सभी लोग नेक्स्ट जो ग्राफ है आप बनाना अगर चाहें तो आप बना सकते हैं। किसके किसके बीच में? स्पेशली अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला आप सभी लोगों को और भी मैंने बताया था, मैं वो फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखेंगे। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था? लॉग की जब वैल्यू 10 में रहती है तो ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल, लॉग की वैल्यू 10 में रहती है तो ए नॉट यहाँ के बाई 2.303। देखो यही फॉर्मूला था। इनको कंपेयर करिए, y इज इक्वल सी माइनस एम एक्स। तो यहां से आप देखेंगे c क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। कैसे करना है वो देखिए, इसको मिटा देते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे देखना। तो यहां हम रख देंगे log 10 a नॉट माइनस एक्स। आप टाइम जीरो रखिए, टाइम जीरो रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो log a नॉट हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? log a नॉट के होगी। ठीक है। अब आप सभी लोग क्या करेंगे? टाइम अगर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू पूरी बढ़ेगी, और जब ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो आप बताइए फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन चलेगा, समझिएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन। बट आप कभी टाइम को टच मत कराइएगा क्योंकि कंप्लीट होने वाला तो है नहीं, तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है। तो यहाँ लेकिन रिलेशन मिलेगा। आप सभी लोग अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बनाए जिसमें, क्योंकि हमको एंगल एक्स एक्सिस के टर्म में बताना होता है, यही आपका क्या होगा? स्लोप होगा। और स्लोप को हम सभी लोग क्या नाम देते हैं? टेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं। टेन से शो करते हैं, जो इक्वल किसके होता है? एम के होता है। और यहाँ एम का कंपेयर करोगे तो माइनस के बाई क्या हो जाएगा? 2.30 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास मिलेगा। बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको मैं बता दूं, ग्राफ भी आपको ये बताता है कि फर्स्ट ऑर्डर का है कि नहीं है। तो ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। तो ये आपको मैंने कुछ ग्राफ बताए हैं और आप सभी लोगों से मैं कुछ ग्राफ आपसे कहूंगा कि आप इसको बनाइएगा। किसके किसके बीच में अभी बचा हुआ है? अगर मैं यहीं पे पूछ लूं हाफ लाइफ टाइम का कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप तुरंत हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला देखेंगे 0.693 बाई क्या है? के है। तो क्या इस फॉर्मूले में कहीं आपको कंसंट्रेशन नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ टाइम जो फर्स्ट ऑर्डर का होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो यहां हम अगर कंसंट्रेशन लिख देते हैं
और यहाँ हाफ लाइफ टाइम लिख देते हैं, तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो इसलिए कंसंट्रेशन कुछ भी रखो, हाफ लाइफ टाइम हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बहुत बड़ी पहचान होती है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है इसका हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में नहीं बदलता है। ये सारी टर्म आप लिखते जाएंगे भाई। और भी क्या ग्राफ बन सकता है जरा सोचिए, बनेगा। और भी एक ग्राफ बना देता हूं। लास्ट वाला फॉर्मूला देखिए क्या हो रहा है, डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। आप फॉर्मूला देखिए, अल्फा इज इक्वल क्या है, देखिए अल्फा इज इक्वल है, ए नोट से नोट कट गया, तो हाँ 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी है। मैं आपसे कुछ पूछूं, टाइम यहां 0 कर दो, 0 ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाइम आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो टाइम बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा, लेकिन वैल्यू सामने क्या है, माइनस है, तो ई की पावर माइनस वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब घट रही है। और अगर घट रही है तो आप जरा समझिए 1 में से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। कुछ ऐसा ही आप देखिए, इसको आप बना लीजिए, यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और टाइम के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा, ये पूरा कंफर्म है। एक्सपोनेंशियल बनेगा, ये पूरा कंफर्म है। मैं फिर से बोल रहा हूं, टाइम आप 0 किए तो टाइम 0 पर अगर आप अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1। 0 टाइम, ये मान लीजिए यहां अल्फा मैं लिख देता हूं, 0 टाइम पर इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो आप सभी लोग ऐसे आप बता सकते हैं ये 1 है, ठीक है। आप अगर टाइम बढ़ाते हैं तो टाइम बढ़ाने का मतलब है ये पूरी वैल्यू देखो सामने निगेटिव है, और सामने निगेटिव है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ई की पावर के टी। अब समझो टाइम बढ़ने से ई की पावर ये वैल्यू बढ़ेगी, पर ये 1 बाई में है तो टोटली क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब पूरा ये घट जाएगा तो 1 में से डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो फाइनली आप बोलेंगे ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ग्राफ हमेशा किस में रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, वो भी एक्सपोनेंशियल टर्म में रहेगा। मैं इस बात को फिर से बता देता हूं, समझिएगा। अगर आप टी बढ़ाएंगे तो ये जो के टी वैल्यू बढ़ी, के टी की वैल्यू बढ़ी तो ई की पावर के टी की वैल्यू बढ़ी, ई की पावर के टी की वैल्यू बढ़ी तो 1 बाई में देखोगे तो घट जाएगी। और जब ये वैल्यू घट जाएगी तो 1 में से डिफरेंस बढ़ जाएगा, मतलब अल्फा बढ़ रहा है। जब टाइम आपका बढ़ेगा तो टाइम बढ़ने पर अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ आपका कभी भी ऐसा रहेगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू को टच नहीं करेगा। हाँ, कुछ टाइम के बाद पैरेलल हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू को टच नहीं करेगा। तो ये बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। आप अच्छी तरीके से सारी बातों को समझे भी होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, अब आप सभी लोगों को हम कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। तो हेडिंग आप डालेंगे एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो भाई मारो मुझे, अरे यार एग्जाम्पल, ये टिकटॉक पे बहुत फेमस हुआ पाकिस्तान में। क्या था वो, अरे बदल गई जिंदगी, बदल गई जज्बात, बदल गए, ऐसा कुछ था। मारो मुझे, पीटो मुझे, काटो मुझे, ऐसे वो कह रहा था वो। चलिए ठीक है, वो पाकिस्तान मैच हार गया था जिस दिन। एग्जाम्पल में पहला आप समझिएगा, आप सभी लोग एक पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री या रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री। तो जितना भी रेडियो एक्टिव से रिलेटेड रिएक्शन रहेगा, रेडियो एक्टिव से रिलेटेड जितना भी रिएक्शन रहेगा वो सब के सब क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन होंगे। इस बात को याद रखेंगे। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ऑल ऑफ द रेडियो एक्टिव रिएक्शन आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आई? दूसरा आप सभी लोग ध्यान देंगे, अब आपको मैं एग्जांपल दे ही देता हूं। आप सभी लोग न्यूक्लियर फिजन सुने होंगे। राम 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 जय राम। एक मिनट भैया, फोन आ रहा है। राम राम राम।
ये बीच बीच में पता नहीं कौन फ़ोन करता रहता है भाई। तो न्यूक्लियर फिजन आप सुने होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन सुने होंगे, ये फिजिक्स में आगे चल के आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये मॉडर्न फिजिक्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सारी चीज़ें आप सभी लोग सुनेंगे। बम जो बनता है उसमें जो भी रिएक्शन होता है सब फर्स्ट ऑर्डर का होता है। बात समझे आप? सेकंड वाली बात आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा, बहुत जरूरी है। आप सभी लोग, एक रिएक्शन था मैंने बताया था, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो होता है ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। थर्ड आप बताइए, डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, इसको तो मैं कल ही बताया था, सॉलिड सरफेस बट एट लो प्रेशर। लो प्रेशर एक कंडीशन था जिसमें रिएक्शन आपका किसमें बन गया था, फर्स्ट ऑर्डर, और अगर हाई रहता है तो वहां पर वो जीरो ऑर्डर हो जाता है। ये बात मैं बता चुका हूं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बताया था। फोर्थ आपको मैं बता रहा हूं, आप सभी लोग हो सकता है सुने होंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। ये आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। और एक लास्ट आप सभी लोग फिफ्थ वाला रिएक्शन लिख लेंगे, फिफ्थ वाला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप शुगर केन जानते होंगे, तो यहां पर भी कहेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इन एसिडिक मीडियम। तो आप सभी लोगों को ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है कि भाई जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होंगे, जितने न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे, सब फर्स्ट ऑर्डर में आएगा। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फर्स्ट ऑर्डर में आएगा। गैस का डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन अगर सॉलिड सरफेस पे हो रहा है, जैसे आपको मैं एग्जांपल भी दे देता हूं, गैस हमारे पास जैसे अमोनिया है, मान लीजिए अगर अमोनिया गैस है, इसका जब डिसोसिएशन होता है तो N2+3H2 बनता है। अगर आप सभी लोग ये डिसोसिएशन किस पर कराएंगे, लो प्रेशर पे कराएंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। हाई प्रेशर पे कराएंगे तो जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा। ऐसा ही आप देखेंगे 4PH3, तो ये आपका P4 बनता है और यहां पर कहीं ना कहीं 6H2 बनता है। तो ये भी आपका उसी में आ जाएगा कि डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस बट ओनली वन कंडीशन, दैट इज अ लो प्रेशर। अगर ऐसा रहता है तो आपका रिएक्शन फर्स्ट रहेगा। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। फिर अगला मैंने एक एग्जांपल दिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी आप देखो एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एस्टर का होता है RCOR-, हाइड्रोलिसिस मतलब HOH, यहां पर रिएक्शन होता है तो RCOOH और R-OH बनता है। अगर ये एसिडिक मीडियम में है तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। मेरी बात समझ में? आगे आप देखो, एक मैंने लिख दिया था क्या अभी थोड़ी देर पहले, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इन एसिडिक मीडियम। करना कुछ नहीं है, C12H22O11, गजब पढ़ाया, C12H22O11, इनको आप हाइड्रोलिसिस कराइए किसमें, एसिडिक मीडियम में, तो C6H12O6, गजब। बताइए हिंदी कितनी प्यारी है, लोग भूलते जा रहे हैं, ये हम बहुत बुरा हो रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये एग्जाम्पल मैंने बताया है, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या चीज बोलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक बात याद रखेंगे आप, भूलिएगा नहीं, उबिएगा नहीं, संग साथ में रहिएगा, फायदा उठाइएगा, रिजल्ट आएगा, ये भरोसा रखिए, ठीक है। बहुत पढ़ाई अजीब सी चीज है। अच्छा, आप सभी लोग इस लॉकडाउन के टाइम पे किसी के मुख से सुने कि समय नहीं मिल रहा है पढ़ने का। इस लॉकडाउन में इससे बड़ा मजाक कुछ भी नहीं हो सकता। समय की बातें छोड़िए, समय तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दे दिया है कि लो बेटा
तो आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए वही क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है, बात समझिएगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो रेट होता है उसी की डेफिनेशन फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए आप बोलेंगे इक्वल फ्रैक्शन या आप बोलेंगे इक्वल परसेंट कंप्लीटेड इन इक्वल टाइम। ये जो मैं लिख दिया हूं हो सकता है आपको ना समझ में आए। एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए रिएक्टेंट 100 ग्राम लिया गया है, मान लीजिए रिएक्टेंट कितना लिया गया 100 ग्राम, तो इसका 10% अगर कंप्लीट हो रहा है 10 मिनट में, कितना परसेंट 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाता है 10 ही होता है, और 10 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 90, यानी 90 अब बचा हुआ है। तो अगले में क्या होगा, इसका भी 10% जो है वो 10 मिनट में ही खत्म होगा। तो यहां आप देखो 90 का 10% 9, 90 में से 9 माइनस कर दीजिए तो 81 आ जाएगा। इनका भी जो 10% होगा वो 10 मिनट में ही जाएगा, याद रखेंगे, और ये 72.5 समथिंग इतना बचेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो आप समझिए इस बात को, अगर टाइम आपका सेम है, या ऐसा बोलो इक्वल परसेंट को कंप्लीट होने में इक्वल टाइम लगता है, ये बात आप याद रखेंगे। तीसरा, ये रिएक्शन की जो लाइफ होती है इनफाइनाइट होती है, जो लाइफ टाइम है वो इनफाइनाइट होता है। मैंने तो आपको यहां तक बोल दिया 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव ऑर्डर रहेगी, और आपको सिलेबस में पॉजिटिव ऑर्डर ही पढ़ना है, तो आप पहले से जानते रहिए कोई पॉजिटिव ऑर्डर रहेगी, सबका क्या रहेगा इनफाइनाइट रहेगा। बात समझ आई आपको, इतना आ गया। तो सारी बातें आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो आपको ना समझ में आया हो। मैं बार बार इसलिए जाता हूं, देखता हूं कि वर्ड दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, अब आपकी क्या बताएं, दिखाई देना चाहिए भाई। ये तीसरा था। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप समझेंगे। जैसे मैंने कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन एपी को फॉलो करता है, वैसे आप बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन होगा ये जीपी को फॉलो करता है। जीपी में क्या होता है, रेशियो सेम होता है, आप मैथ में पढ़े होंगे, नहीं तो आप सभी लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूं, जीपी के बारे में जो बता दे रहा हूं, आप पढ़े नहीं है तब भी आप समझिए, रेशियो सेम होता है। यहां देखो एक फॉर्मूला है, AT इज इक्वल है A नॉट E की पावर माइनस KT है। मैं आपसे पूछूं टाइम अगर 0 कर दो तो A 0 पर, मतलब A T 0 पर ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, और किसी की पावर 0 मतलब 1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा A नॉट। समझते जाइएगा। अगर T इज इक्वल T मैं कर देता हूं, पहला ये T1 था T2, अगर मैं T कर देता हूं तो यहां पर आप देखिए एक काम करिए, थोड़ा सा एक ले लीजिए, दूसरे टाइम पे क्या होगा, T टाइम पे क्या हो जाएगा A नॉट E की पावर माइनस KT भाई। अगर यहीं पे आप 2T कर दीजिए तो A3 इज इक्वल कितना हो जाएगा A नॉट E की पावर माइनस 2KT। ऐसे आप बढ़ाते जाइए। टाइम चौथा ले लीजिए 3T, तो ये हो जाएगा A4 इज इक्वल A नॉट E की पावर माइनस कितना हो जाएगा 3KT हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, ये फॉर्मूला है, जान रहे हैं ना, है T1 टाइम पे, T1 जब 0 रहता है इनिशियल टाइम, तो ये आपका आया T1 के लिए A1 कंसंट्रेशन बचा हुआ है, T2 के लिए A2, A3, A4 ऐसा बचेगा। तो ऐसा आप इक्वेशन पाएंगे।
आप किन्हीं भी दो अल्टरनेट को डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड कर देंगे, देखो ए नॉट कैंसिल, जैसे मैं a1 को a2 से डिवाइड करता हूं तो बताइए ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, तो यानी ई की पावर प्लस में आ जाएगी के टी, ये कैंसिल हो गया। आप a2 को डिवाइड करिए a3 से, तो a2 हमारे पास कितना है, देखो ए नॉट ई की पावर माइनस के टी है, a3 है ए नॉट ई की पावर माइनस 2 के टी है, ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, एक बचा जो ऊपर आ जाएगा ई की पावर क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। आगे देखिए ऐसे a3 बाई a4 का मैं करूंगा तो भी ई की पावर के टी आएगा। तो जरा देखिए रेशियो सब जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और अगर सेम रेशियो रहता है तो हम इसे कहते हैं जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जीपी। तो आप बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन जीपी को फॉलो करता है। ये आपका फोर्थ कैरेक्टर्स है। फिफ्थ और लास्ट कैरेक्टर मैं आपको बता देता हूं। फिफ्थ और लास्ट कैरेक्टर आपके पास ये है कि आप देखे होंगे हाफ लाइफ टाइम के बारे में कैरेक्टर यहां बताया जाएगा। आप बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला तो टी हाफ इज इक्वल 0.693 बाई क्या है, के है। यहां आप बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, हमको फॉर्मूले में देखे चाहे जितना तेजी से देख लीजिए दिखाई नहीं देगा, है ये नहीं है तो क्या दिखाई देगा, और जब नहीं है तो इसका मतलब यही है भैया कि हाफ लाइफ टाइम जो है ना इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। आप इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कहने का है कि अगर मान लीजिए, आप मान लीजिए स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन आप मान लीजिए अगर ए नॉट है, जब टाइम कितना था 0, तो जब टाइम का पहला जो है हाफ टाइम होगा, याद रहे जब पहला हाफ टाइम रहेगा तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा ए नॉट बाई 2। दूसरा जब हाफ टाइम रहेगा सेकेंड वाला, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा इसका भी आधा हो जाएगा ए नॉट बाई 4। ऐसे तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, T3 आप बोल सकते हैं हाफ लाइफ टाइम में, तो यहां कंसंट्रेशन हो जाएगा ए नॉट बाई 8। तो मैं आपसे कह रहा, और इस सिचुएशन में हाफ लाइफ टाइम की बात करने का मतलब है भैया जैसे 100 ग्राम लिए हो तो उसको आधा होने में अगर 10 मिनट का टाइम ले रहा है, तो वही चीज 1000 ग्राम ले लीजिए तो 10 मिनट में आधा होगा। मेरी बात समझे, ये है आपका कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, मैं कुछ आपको मैथमेटिकल फार्मूला या उनके ऑपरेशंस बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो अब आइए उसकी बारी है, उसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लॉग में। लॉग को हम सभी लोग कैसे पढ़ा करते हैं, पहले आप इसको देखिए। लॉग, वैल्यू, बेस, दो ही चीज होता है। आप हमेशा लॉग वैल्यू टू दी बेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लॉग वैल्यू टू दी बेस पढ़ेंगे। मतलब लॉग अगर यहां 5 है और यहां 6 है तो बोलेंगे लॉग 5 टू दी बेस 6। बात समझ में है। और आपको मैं बताऊं वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बेस भी कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे पास जब नेचुरल लॉगरिथम होता है तो वहां पर बेस कंफर्म होता है, ई रहता है। क्या रहता है, ई। और यहां पर वैल्यू आपका कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, तो हम बोलेंगे लॉग वैल्यू टू द बेस ई। ठीक है। लेकिन लॉग टेबल हमारा जो है वो किस पर बेस्ड है, जरा देखिएगा, वो बेस 10 पर है। उसका बेस कितना माना गया है, 10 माना गया है। तो आप पढ़ेंगे लॉग वैल्यू टू दी बेस 10। अब इन दोनों में बता दूं, जहां कहीं पर भी बेस ना दिखाई दिया हो, वो केवल लॉग वैल्यू ही करके लिखा हो, समझना बेस 10 है। और इसके अलावा कुछ भी बेस रहेगा तो आपको वहां पे दिखाई देगा। ई रहेगा तो भी दिखाएंगे आप, कुछ और रहेगा तब भी दिखाएंगे, चिंता मत करिए। इनके बीच में मैंने रिलेशन बताया था कि ये हमेशा 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप इसमें बदल जाएंगे। ये आप पहला तरीका जानिए। ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। अब देखिए लॉग के लिए दो ही फॉर्मूला है, एक मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब यहां बेस कुछ भी हो, जैसे मैं बेस नहीं लिख रहा हूं, समझ लो क्या है, 10 है। लॉग m मल्टीप्लाई n, तो आपको मैं बता दूं लॉग m मल्टीप्लाई n को ऐसे पढ़ लो। मैं जैसे तरीका बताता हूं,
लॉग को आपने कर दिया था इस ग्रुप से बाहर और लॉग हो गए गुस्से में, और गुस्से में हो गए ये कर दिए अटैक। अटैक जब कर दिए तो लॉग जो है ना वो m के साथ, m सरेंडर कर गया लॉग के साथ, n भी लॉग, देखिए लॉग जो है n भी क्या कर गया, वो भी सरेंडर कर गया। यही थोड़ा मल्टीप्लाई टेढ़ा मेढ़ा कर रहे थे तो लॉग इतना तेजी से टकराया, इन्हीं को टेढ़ा कर दिया। जब आप इनको टेढ़ा कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो, तो यहां आप साइन लगा देंगे प्लस, तो लॉग m मल्टीप्लाई n इज इक्वल क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है। ये पहला फॉर्मूला। लॉग को गुस्से में मत लाओ, नहीं तो ये नाश कर देगा। और ऐसा भी आप समझिए कि अगर कहीं पर आपको ऐसा मिलता है भाई लॉग m प्लस लॉग n, तो आप सभी लोग उसे लॉग m बाई m मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं। याद रहे आपको। एक मिनट रुकिए। देखिए कल मैंने जब फोन पे नंबर दिया था तो हमारे पास 50 रुपए आया है। हर्षिता ने 50 रुपए भेजा है। तो आप सभी लोगों को मैं ये चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ, आप सब लोग भी प्रयास करिए, दिल को अच्छा लगेगा। लॉग में अगर आप देखें अगला फॉर्मूला m बाई n का, कैसे, लॉग गुस्सा गए, और जब ये गुस्सा गए तो अटैक कर दिए, तो m लॉग के साथ सरेंडर हो गया, n भी लॉग के साथ क्या कर जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। यही जो डिवाइड वाला है ना, जैसे कहते ना डिवाइड वाला, ये वाला पोर्शन, यही थोड़ा सा हाव भाव दिखा रहे थे। एक कई बार इसमें अटैक किया, ये टेढ़े से सीधा हो गए, ये माइनस का, तो ये आप फॉर्मूला आप जानते रहिए, लॉग में ऐसा होता है। बात मेरी समझ आई आपको? ये फॉर्मूला आप जरूर जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लॉग के मैं कुछ वैल्यू बता देता हूं जो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा। कहीं पर भी लॉग की बेस 10 रहे और वैल्यू 2, लॉग टू दी बेस 10 अगर रहता है तो हमेशा याद रखना 0.303 लिखना है। 0.30 क्या लिखना है, 3 लिखना है। बात समझ में? तो ये वैल्यू आप जरूर याद रखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब आपको हम लॉग के बारे में तो बता ही दिए, ये 2 फॉर्मूले। ठीक है, अब आपसे इससे ज्यादा आपको कुछ यूज नहीं करना है, लॉग में याद रखेंगे। जरा समझिए आप, जैसे अगर मैं आपसे कह दिया कि लॉग 10 माइनस लॉग 5 की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि log 10 माइनस लॉग 5 की वैल्यू क्या होगी, सीधा ये फॉर्मूला ही है log m माइनस लॉग n का। तो जो आप लिखेंगे log 10 बाई कितना लिखेंगे 5, और 10 बाई 5 का मतलब log 2 होगा, और इसकी वैल्यू अभी आपको बताए 0.30 क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता दूं लॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में वो लॉग दिया रहेगा, आप चिंता मत करिएगा, वैल्यू को रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेबल आप मैथ वाले समझे। अभी हम नहीं कह रहे हैं भाई बायो वाले नहीं समझे, मैं बायो वालों के लिए ही स्पेशल बता रहा हूँ। ये मैथ वाले तो कर लेते हैं, लेकिन मैं बायो वाले भी पीछे ना रहे, बायो वाले सारी चीजों को कर लें, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, आप समझिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में बता देता हूं जो आपके यहाँ यूज में आता है। पहली बात, डिफरेंशिएशन का केवल एक फॉर्मूला आप सभी लोग यूज करेंगे, x की पावर n का। पावर जो होगी, देखिए जो पावर है उसको x में मल्टीप्लाई कर दो, आप ऐसे समझिएगा। n है, जब इनका साथ छूटा, dy dx का साथ छूटा, तो n जो है x के बगल आके बैठ गया, तो x ने कहा ठीक है आइए बैठिए, हम आपकी वैल्यू कम कर देते हैं, तो nx n माइनस 1 होगा। जैसे अगर मेरे पास मिलता है कहीं पे x की पावर 5, तो आप लिखेंगे 5x की पावर 4, ये वैल्यू रहेगा। कहीं पर मिलता है अगर d बाई dx, यहाँ पे मान लीजिए 7 है, तो इसकी वैल्यू 0। ये कैसे हो गया, मैं इसको बता देता हूं आपको कैसे हो गया। 7 है ना, तो 7 को लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, x की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि किसी की पावर 0 का मतलब है क्या चीज बोलो, 1।
और साथ में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही रहेगा। अब इसके हिसाब से देखो, 0 को आगे आना चाहिए, इसके हिसाब से यही होना चाहिए ना, 0 x 0 - 1। तो जब 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो फाइनली क्या हो जाएगा 0। तो याद रखेंगे किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर रहे, अगर वो नंबर के साथ x y z जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे वो नहीं है तो आप समझिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे अगर मैं आपसे कह दिया d/dx, यहां पे मैं 300 लिख दूं, चाहे जो लिख दूं, वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। ये आप तरीका सीखिए। अब आपको इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में बता देते हैं। अगर इक्वेशन के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे करना है आपको। जैसे मान लीजिए ये कहा गया d/dx x² + 2x + 3, तो आप यहां x लिखे तो आप x के ही रेस्पेक्ट में करेंगे। आप ऐसा मान लो d/dx को कॉमन ले गया था और d/dx को मल्टीप्लाई कर दो तो सब समझ में आ जाएगा। क्या x² d/dx, आपको मैं केवल जुगाड़ बता रहा हूं, मैं मैथ का टीचर नहीं हूं भाई। 3, तो अब आप बताइए, ये वैल्यू तो 0 हो गई क्योंकि नंबर है। ये वैल्यू देखिए 2x हो गई, ये वैल्यू कितनी होगी, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, x की पावर कितना है 1, x की पावर 1 d/dx। तो अब आप बताइए क्या हो जाएगा, 1 आगे आएगा, 1 - 1 0, किसी की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली आपका आंसर 1 आया। तो ये आपके पास 1 और सामने क्या था 2, तो 2x प्लस क्या आया 2, मतलब 2x प्लस क्या आ गया 1। ये फाइनल आंसर आया। आपको डिफरेंशिएशन का ये बात समझ में आया। चलिए ठीक है, इतना ही आपके यहाँ यूज आएगा, इससे ज़्यादा कतई यूज नहीं करना है आपको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, इससे ज़्यादा कहीं यूज आएगा भी नहीं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, समझे आप। इंटीग्रेशन भी देख लीजिए भाई। ऐसा कहा जाता है डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट करता है, मतलब बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट करता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने वाला है इंटीग्रेशन। क्या छोटी छोटी चीज को वो ऐड करेगा, इंटीग्रेट करेगा। एक बार इंटीग्रेशन के साइन, जैसे आप देखो सिग्मा का साइन सुने होंगे ना, इसका मतलब क्या होता है सिंबल ऑफ सम, जोड़ने का साइन है। इंटीग्रेशन का साइन ये है, ये भी सिंबल ऑफ क्या है सम है। अरे इसको यहां से खींचो, यहां से खींचो, ठोक पीट के इधर खींच दो, ऐसा हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला है वो x की पावर n dx का ये है। पावर जो होगी एक बढ़ जाएगी, जो पूरी है उसी से डिवाइड कर देंगे, ये फॉर्मूला है। जैसे अगर आपको कहीं x की पावर 10 मिलता है तो आप सभी लोग लिखेंगे फाइनली आंसर x की पावर 11 बाई क्या होगा 11। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और भी क्वेश्चन ले लेता हूं। बार बार मेरे मुख से एक ही बात निकलती है, खेसारी लाल। ठीक है, कितना प्यारा सा गाना है, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संगे बिताएंगे। तो आप ये बताइए, अगर मेरे पास कोई और क्वेश्चन रहे, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है 5x² + 2x + 3, ये यार बड़ा फोन आता है, मुझे लगता है अब फिर देखिए मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। हे प्रभु, देख ले, नहीं तो वीडियो में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाए। एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही, एकदम लल्लन टॉप है बेटा। ये देखिए कैसे करना है, एक बाहर है ना, समझ लेना कि इसको मारपीट के अंदर सब जगह डिस्टर्ब कर रहे थे, बाहर कर दिया गया, फिर से डिस्टर्ब कर दीजिए। 5x² dx + 2x dx + 3 dx, नंबर है बाहर ले लो, x² dx, नंबर का तो इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट वैल्यू का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते इनमें, चाहे जितनी ताकत हो। 3 बाहर ले लीजिए तो 1 बचेगा,
अच्छा एक काम करिए, 3 के साथ में x की पावर 0 ले लीजिए, सबसे बढ़िया है। किसी की पावर 0 मतलब 1, 3 बाहर तो x की पावर 0 और dx। अब आप बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये 5 है तो क्या हो जाएगी, x की पावर 3/3 प्लस 2, x की पावर 2/2, पावर बढ़ेगा वही से डिवाइड करना है। 3, x की पावर 0 में 1 आएगा, 0 + 1 मतलब 1 और 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। तो यहां पर आप देखिए 5x3 इतना आया, ये कैंसल हो गया, x² 3x। आप देखे होंगे जब यहां नंबर था तो नंबर का इंटीग्रेशन करने पर 0 नहीं होता है, डिफरेंशिएशन करने पर 0 होता है। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये आपका पहले फॉर्मूले पर था। मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं कि अगर आप सभी लोगों को करना है, थोड़ा सा आप समझेंगे, अच्छे से समझेंगे भाई, समझिए बाबू सोना, क्या करेंगे प्यार में, कहाँ गया भैया। हाँ, x की पावर n dx का फॉर्मूला आपने क्या देखा, n+1 n+1, राइट। अगर यही फॉर्मूले में लिमिट दे दिया जाए a b x की पावर n dx, तो आप पहले सॉल्व करिए, ये आता, ये आपको मिलता। अरे भैया कहाँ है, हमको मॉड में रखना ए बी। समझना x की 2 वैल्यू है, एक b है और एक a है, एक अपर वैल्यू है और एक लोअर वैल्यू है। और आप सभी लोग अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू में क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां ऐसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू पहले b लिखिएगा तो n+1 माइनस a n+1 n+1, इस तरह से करना है। सामने अगर प्लस है तो सामने अगर ये प्लस है तो आप सभी लोग अपर टू लोअर देखेंगे, और अगर माइनस है तो लोअर टू अपर देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में सारी बात आ गई है। तो इसी के साथ क्लास की समाप्ति होती है, और आप सभी से बस मेरा एक बार फिर से निवेदन है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके आप जोड़िए, वो क्लास को अटेंड करें।